पिछले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए देश के लिए बजट पेश किया। बहुत लोगों का फोन आया और उन्हें ये इच्छा जाहिर की कि भाई सीपीआईएम का क्या मत है इस बजट को लेकर। वैसे तो सीपीआईएम का मत सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने वो दिया है और बहुत संक्षेप में और सारी बातें उसमें आई है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि नंबर 1 कि असल में बजट है क्या। बजट कुछ नहीं, वो है कि हमारे आय के स्रोत कहां से और हमारा खर्चा कहां को जाएगा। बजट संक्षेप में ये है। और दुर्भाग्यपूर्ण इस पूंजीवादी विकास के रास्ते के चलते हुए 1990 के बाद जो हमारा पूरा अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र को हमने परिवर्तित किया, या जो वित्तीय पूंजी है, जो वित्तीय पूंजी के निर्देश थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके तहत हमने अपनी अर्थव्यवस्था को रीओरिएंट किया, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं नव उदारवाद का विकास का रास्ता, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं वो जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है कि कुछ अमीर आदमियों को, ये अदानी के परिवार के लोगों को खूब अमीर बनाओ और फिर वो अलग अलग कार्य करेंगे, औद्योगिकरण के करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के करेंगे, ट्रेड के करेंगे, खेती तक करेंगे, और फिर वो नीचे रोजगार उपलब्ध करेंगे और फिर पूरा समाज का विकास होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होगा। ये हमने 1990 में ये रास्ता इख्तियार किया। दुनिया में भी हुआ। 2014 के बाद इसकी एक्सेलरेशन, इसकी जो स्पीड है वो हमने तेजी से किया, और ये मोदी साहब के आने के बाद आया है। और इसका नेट नतीजा क्या है? इसका नेट नतीजा ये है कि 1990 के बाद जो गति है अमीर को अमीर बनाने की और गरीब को गरीब करने की, वो पहले धीमी गति से चलता था, लेकिन 2014 के बाद ये गति बढ़ गई। ये जो मौजूदा बीजेपी की गवर्नमेंट है, फुल एक्सेलरेटर दबाकर इस नीति को वो करना चाहता, और इसलिए कॉर्पोरेट उसके साथ खड़ा हो गया। आप याद करें मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि न्यू लिबरल पाथ ऑफ डेवलपमेंट होगा, ये विकास का रास्ता होगा, लेकिन मानवता का चेहरे के साथ होगा, विद अ ह्यूमन फेस होगा। देयर इज नो ह्यूमन फेस फॉर दैट। असल में इसका फॉल आउट अब हो रहा है, और ये हर बजट में ये रिफ्लेक्ट होता है, और इसीलिए ये परिस्थिति पूरे देश में इस प्रकार की आ गई है, जहां पर वो अमीर अमीर और गरीब गरीब हो रहा। एक बात। दूसरी बात, क्या ये बजट पिछले बजटों से अलग रहा है? नहीं रहा है। असल में 1990 में भी हमने ये जो डिमांड लेड जो बजट हुआ करते थे, या डिमांड लेड ग्रोथ जो हम कहते हैं, या हम जो मांग को प्राथमिकता देने का जो कार्य हुआ करता था, उसको डेवलप करने का करता, उसका वो था, उसको छोड़कर हमने सप्लाई का वो ज्यादा प्राथमिकता दी। जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन की वो असल में वही है। तो इसलिए
ये हमारा ये वाला बजट जो वित्त मंत्री जी का है वो पिछले बजटों से अलग नहीं है, उसी प्रकार का है। दो हिस्से होते हैं बजट के, एक अनाउंसमेंट्स होती है जो एक जनरल स्पीच होती है, और दूसरा ऑलोकेशंस होती है जिसके लिए आप वो फंड देंगे, उसके लिए पैसा आप रखेंगे, तो वो दूसरा उसका ये पहलू होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम इस बजट में ये देखते हैं कि कोई ऐसी नई एलोकेशंस नहीं है जहां पर हम ये जो संकट आया है, जो संकट गहरा हो रहा है, उस संकट को दूर करने का कोई रास्ता इख्तियार किया होगा। सबसे बड़ा संकट क्या है? सबसे बड़ा संकट ये है कि विकास होने के बावजूद वो विकास रोजगार नहीं पैदा कर रहा है, वो एक किस्म से विकासहीन, वो रोजगारहीन विकास है, जिसका मतलब है कि ग्रोथ है लेकिन बगैर रोजगार को पैदा किए हुई ग्रोथ है। और इसलिए उससे क्या होता है? डिमांड कंस्ट्रेंट होती है, डिमांड कम होती है, नैरो होती है। जो पैदावार हो रहा है, पैदावार वो कंज्यूम नहीं हो पाता है, वो उसकी खपत हो नहीं पाती है, और इसलिए जो भी आप पैदा कर रहे हैं, आप ओवर प्रोडक्शन क्यों करेंगे? पहले उसकी खपत समाज में चाहिए, और खपत समाज में तब संभव होगी जब आय की शक्ति लोगों के हाथ में जाएगी, जब रोजगार उसको मिलेगा। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृषि का सेक्टर। और कृषि के सेक्टर में क्योंकि सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट, ऑलमोस्ट 46-48% एम्प्लॉयमेंट कृषि देता है, और इसलिए वो जो डिस्ट्रेस सेल कर रहा है किसान, या जो घाटे का सौदा कृषि बनता जा रहा है, उसको किस तरीके से लाभदायक बनाना। क्योंकि अगर किसान के हाथ में आय आएगी तो वो जो बाजार में पैदावार होती है उसकी खरीद फरोख्त करेगा, और जब वो खरीद फरोख्त करेगा तो उससे डिमांड और जनरेट वो होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एग्रीगेट क्राइसिस चल रहा है, जिसमें वो सुसाइड का नंबर बहुत बढ़ गया है, 31 सुसाइड्स पर डे के हिसाब से हो रही है, और वो जो सजेशन दी गई थी डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा कि भी किस तरीके से कृषि को संकट से बाहर निकाला जा सकता है, और जिसके लिए उन्होंने सिफारिश की थी कि चीप लोन्स किसान को 4% पर दिए जाए, इंटरेस्ट रेट पर दिए जाए, जिस पर उन्होंने कहा था मिनिमम लैंड उसको दिया जाए, 1 एकड़ दिया जाए, 5 बीघा दिया जाए, और सबसे बड़ी बात है जो वो पैदावार करता है उसका वो जो लाभकारी मूल्य उसको मिले। अब उसमें अभी समय नहीं है इस बात को एक्सप्लेन करने का कि लाभकारी मूल्य क्या है, वो C2 प्लस 50% प्रॉफिट क्या है, लेकिन लाभ किसान को मिलना चाहिए, तभी वो आप कृषि संकट से बाहर निकलेंगे और वो हमारा जो अर्थव्यवस्था एक्सपैंड हो। दूसरा है कि हमारे देश के अंदर जो बड़ा उद्योग है, अभी कंसेशन दी है वो कहा है कि एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन इंसेंटिव्स, कुछ इस तरीके का हवाला किया है, एग्जैक्ट शब्दावली में नहीं है, जिसमें यह कहा गया है कि भाई अगर आप एम्प्लॉय वर्कफोर्स को करेंगे तो आपको एक जो वर्कफोर्स करेंगे उसके लिए 75,000 रुपए, 70 या 75,000 रुपए तक उस उद्योगपति को मिलेंगे, है ना, जिससे वो इंसेंटिव दिया जा रहा है
अर्थव्यवस्था को ड्राइव करने के लिए, लेकिन ये बात रियलाइज करनी है वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हाईली टेक्निकल चल गया, एआई में चले गया, वो इकोनॉमिक सर्वे हमें वो संकेत दे रहे हैं, तो वो एक्चुअली क्या होने वाला है, दिस इज अगेन गोइंग टू बी कंसेशन, उसको मदद मिलने वाले है, बड़े पूंजीपति को मदद ही मिलेगी इससे, है ना। वो दिखाएगा कि पुराना मजदूर नहीं था, जो पुराना मजदूर था उसको नया दिखाएगा, उससे वो ले लेगा। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि जो छोटा उद्योग है, जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देता था, मीडियम एंड स्मॉल स्केल के जो उद्योग थे, जो चौपट हो गए, और चौपट होने का कारण है जो 2017 या 18 में जिस समय वो नोटबंदी की थी, नोटबंदी का कारण हुआ, और वो एक मेजर, फिर उसके बाद जीएसटी ले आई, ऐसी लॉबसाइडेड जीएसटी लाई, उसने छोटे उद्योग को समाप्त कर दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसलिए वो उसको हम किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, उसमें बजट में कुछ है नहीं है। फिर एक्चुअली जो जितने भी प्रावधान हमने किए हैं, एलोकेशन फंड्स के किए हैं, वो मीनिंगलेस हो गए। मीनिंगलेस क्यों हो गए? इन्फ्लेशन इस पीरियड में बहुत तेजी से आगे गई है, महंगाई बड़े आगे से गई है, और वो जब तक मनरेगा का देख रहे थे, वो जो लास्ट टाइम एलोकेशन थी 80-86 करोड़ रुपयों की, 1000 करोड़ की वो थी, वही इस बजट में है। तो फ्रॉम वेयर आर वी गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, कहां से हम रोजगार दे रहे हैं, है ना। वो भर्तियां होती नहीं है, केंद्र सरकार करती नहीं है, राज्य सरकारें करती नहीं है। तो ये असल में बजट किसी की ही मदद नहीं करता है, मजदूर की नहीं करता है, किसान की नहीं करता है, छात्र की नहीं करता है, महिला की नहीं करता है, किसी की मदद ये नहीं, मध्यम वर्ग की नहीं करता। ये जो टैक्सेशन सिस्टम कहाँ है इन्होंने, नथिंग, है ना। ये सिर्फ क्या है, असल में ये सिर्फ एक भ्रम पैदा करने वाला है। एक अब आप जानते हैं कि ये मार्केटिंग का युग है, कि आप किस तरीके से अपनी कमोडिटी को मार्केट करेंगे बाजार के अंदर, जो बेहतर पैकिंग से करेंगे, बेहतर उसको अपील के साथ करेंगे। तो ये वही है, एक अपील है इस तरीके की, जिस तरीके से ये दिखा रहा है कि जो लोगों की पीड़ा है उस पीड़ा को दूर करने का अगर कुछ किया है इस बजट ने, तो उसने अपनी सरकार को बचाने की प्राथमिकता की है, और जिससे वो उन राज्यों को जहां से उनके अलाइज आते हैं, ये आपके बिहार से आते हैं और आपके आंध्र प्रदेश से आते हैं, नीतीश जी हो गए, चंद्रबाबू नायडू जी हो गए, उनको पीस करने के लिए, एंड बट दैट इज वो भी इसके खिलाफ जाता है, संविधान के खिलाफ जाता है कि यू कैन नॉट ट्रीट सम स्टेट्स मोर विद मोर प्रेफरेंस देन दी अदर्स, है ना, कि भी आप कुछ को ज्यादा वो प्रेफरेंस दे और कुछ को कम दे, ये हमारा संविधान अनुमति नहीं देता है। तो इसीलिए ये बजट आने वाले समय में हमारी पीड़ा को दूर करेगा। एक बात और जिसके लिए मुबारकबाद वित्त मंत्री को देनी है, वो है कि भाई मैंने कई बजट सुने हैं, लेकिन पहली दफा हिमाचल का नाम का भी जिक्र किया है। एग्जैक्ट शब्दावली क्या इस्तेमाल की है उन्होंने मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये कहा है जो पिछले साल, है ना, जो फ्लड्स आए हैं और उसने एक्सटेंसिव डैमेज किया है, तो उसको रिहेबिलिटेशन और रीसेटल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन वो भी गोलमोल है, उसका कितना पैसा आएगा, कितना उसकी एलोकेशन है, वो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन चलो, देर आए सवेर आए, इतना तो भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो पिछली साल की पीड़ा के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजरा है, उसको रिकॉग्नाइज किया है। इसके लिए मेरी पार्टी उनको नंबर जरूर दे देती है ना। नहीं तो पिछली वर्ष तक, अभी तक तो इस बात को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। वो हिमाचल प्रदेश चला रहा था, हिमाचल प्रदेश की जनता चला रही थी। वो जो पीड़ा है उसको दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं था। बार बार हम कह रहे थे कि इतना 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया है, 500 से अधिक लोग
मर गए हैं, हजारों हजार मकान टूट गए हैं, खेत खलियान तबाह हो गए हैं, रोजगार के साधन बचे नहीं, खेती खत्म हो गई, इतना। लेकिन कौड़ी नहीं दीगी, कौड़ी नहीं दीगी। सिर्फ क्या दिया गया, जो हमारा अधिकार बनता था, फाइनेंस कमीशन जो निर्धारित करता है, जो SDRF के तहत, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, उसके तहत जो हिस्सा हमें मिलना होता है, उसको थोड़ा एडवांस में दे दिया। इतनी मेहरबानी दिल्ली सरकार की रही। दिल्ली सरकार इस बात को भूल जाती है। दिल्ली वाले, दिल्ली सरकार तो नहीं कहना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट कहना चाहिए, वो उस बात को भूल जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक कुर्बानी है। सरहद पर सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारे नौजवान देते हैं जो फौज में जाते हैं। और आप जानते हैं, हर तीसरे दिन ये सुना जाता है कि तिरंगे में वो बॉडी आती है, आंसू तक उनके परिवार को बहाने के लिए मौका नहीं मिलता है। हिम्मत से ये कहते हैं कि अगला बेटा भी फौज में जाएगा। ये कुर्बानी हिमाचल प्रदेश के जन की है, जंगल लगाए हैं। और इसलिए वो जो एनवायरनमेंट है, जो इकोलॉजी है, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। उसका एक नया पैसा जंगलों का नहीं आता है। 1980 के बाद सारे जंगल दिल्ली के हवाले हो गए। तो इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है कि जिस तरीके का व्यवहार छोटे राज्यों के साथ किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ किया जा रहा है, मैं समझता हूं दिल्ली की तरफ से यूनियन गवर्नमेंट हैज नो कंट्रीब्यूशन। 1 इंच हमारी रेलवे लाइन का विकास नहीं हुआ है। जब अंग्रेज छोड़ के गए तो जहां रेलवे लाइन का विकास हुआ था, छोटा मोटा कर लिया होगा 50-100 किलोमीटर, वही होगा, उसके अलावा कुछ किया नहीं। हमारी आशाएं थी, हमारी उम्मीदें थी। जितनी दफा मोदी साहब आए, बड़े चीख चीख के बोले, चला चला के बोले कि ये सेब पैदा करने वाला राज्य है, हम मदद करेंगे, और जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 100% करेंगे। लेकिन ये बेशर्मी के साथ इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। हकीकत सच्चाई क्या है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी सेब पर ये 75% चलेगी थी, पिछले दिनों में इसको घटाकर ये 50% पर ये ले आई है। और आज हिमाचल प्रदेश का जो किसान है, सेब पैदा करता है, अन्य फल पैदा करता है, बहुत पीड़ा के दौर से गुजरे हैं। इसलिए इस बजट के खिलाफ जनमत पैदा करना होगा, लोगों को लामबंद करना होगा, और देशव्यापी ये एकता पैदा करनी होगी। और ये जो ठगा ठोरी का काम किया जा रहा है, ये जो मार्केटिंग का ही काम किया जा रहा है, एक ऐसी वस्तु जो कुछ दे नहीं सकती है, अगर दे भी रही होगी, अगर एक बूंद पानी समुद्र में डाल दोगे वो पानी नजर नहीं आता है। ऊंट के मुंह में जीरा डाल दो तो वो काम नहीं देता है ऊंट को। तो उस तरीके का है ये बजट, जो एक है ना, ये भ्रम पैदा करने वाला है, इल्यूजनरी है। और ये एक ऐसा बजट है जो झूठ का पलंदा है और सिर्फ लोगों को ठगा ठोरी का काम करने वाला है। इसलिए मेरी पार्टी अपील करती है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हिमाचल प्रदेश के जन से, कि इस बजट के खिलाफ लोगों के अंदर लामबंद करते हुए एकता पैदा करके एक संघर्ष छेड़ा जाए और हमारे राज्य का हिस्सा भी मांगा जाए, और देश के किसान, मेहनतकश अवाम, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग, छोटा ट्रेडर, छोटा उद्योगपति, सब एक मंच के नीचे आए और इस संघर्ष को तेज करें। तभी हम अपने भारत को बचा पाएंगे, अपने भविष्य को बचाने में सक्षम होंगे और अपने जीवन यापन को बचाने में सक्षम कर सकेंगे। यही एक अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।